नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल रितेश ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को आस्था टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस सेट संख्या 3 करवाने जा रहा हूं। इस प्रैक्टिस सेट में इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सारे 150 क्वेश्चन हैं, तो आप इसको अच्छे से लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेट होगा जो ज्योग्राफी का होगा, ज्योग्राफी के बाद साइंस का होगा। तो ये सारे सेट्स को आप अच्छे से लगा लें। थोड़े से एक्सप्लेनेशन तो हैं लेकिन कम ही मैं बोलूँगा। चलिए तो आप शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय नागरिकता किन प्रकार या प्रकारों से प्राप्त नहीं की जा सकती है। दोस्तों, इसमें नागरिकता के बारे में कह रहा है कि किस प्रकार से हम लोग को किन किन प्रकारों से नागरिकता को प्रदान किया जा सकता है। तो देखिए, भारतीय नागरिकता को टोटल 5 प्रकार से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और कौन से चीज़ से, तो जो सुन लीजिए, जन्म से, वंश से, मतलब आपका जन्म आपको अगर भारत में हो गया है तो आप भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लिए। वंश से, अगर आपका वंश भारत में ही है, मतलब आप किसी कोई भी वंश से आप जन्म लेते हैं वंश में, तो भी आपको नागरिकता मिल जाएगा। पंजीकरण करा सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देशीयकरण से तथा भूमि विस्तार से भी। फिर से सुन लीजिए, जन्म से, वंश परंपरा से, मतलब जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीयकरण से तथा भूमि विस्तार से। जन्म से, भूमि विस्तार से, वंश परंपरा से और देशीयकरण से, और एक होता है पंजीकरण से। एक पांचवा क्या होता है? पंजीकरण से। तो ये पांचों तरीके से आप मतलब कि नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। 42वां संशोधन के बारे में बोल रहा है कि प्रस्तावना में क्या एक नहीं जोड़ा गया है। तो आप लोग को पता होगा कि जब 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था 42वां संशोधन। इससे क्या क्या चीज़ जोड़ा गया था? तो 3 चीज़ें जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? समाजवाद जोड़ा गया था, अखंडता जोड़ा गया था और पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया था। लेकिन भाईचारा नहीं जोड़ा गया था, इसलिए हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? डी, भाईचारा। 42वां संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या एक नहीं जोड़ा गया था? तो भाईचारा नहीं जोड़ा गया था। किस बाद में महिलाओं को घरेलू हिंसा में संरक्षण अधिनियम 2005। देखिए एक बार ये कानून का नाम है घरेलू हिंसा, जिसको कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को संवैधानिक घोषित किया गया। कब घोषित की, मैंने कैसे घोषित किया गया? तो डी पॉल राज बनाम भारत संघ में से। देखिए, डॉक्टर पॉल राज बनाम भारत संघ की नवीनतम बाद में अनुच्छेद, आप एक 15 का 3 अनुच्छेद याद रखते होंगे, उसमें कहता है कि महिलाओं को घरेलू हिंसाओं में संरक्षण दिया जाए। तो इसीलिए ये कानून बना दिया गया। कौन सा कानून? तो घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 का कानून, और उसको संवैधानिक घोषित भी कर दिया गया। राज्य में राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? तो ये दिलाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। देखिए, राज्यपाल से रिलेटेड एक दो फैक्ट्स हम आपको याद करवाते हैं। ये सबसे पहले आप याद रखिएगा, अनुच्छेद संख्या 155। इसके अनुसार राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, नियुक्त किया जाता है भाई, नियुक्त होके वो स्टेट्स में आते हैं। फिर इस स्टेट में आके राज्यपाल को उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल का शपथ दिलाते हैं, ओथ दिलाते हैं। अब अगर आप कहिएगा कि अगर उस वक्त मुख्य न्यायाधीश प्रेजेंट ना हो और राज्यपाल को शपथ लेना हो तो क्या करेंगे? तो उस उच्च न्यायालय का जो सबसे वरिष्ठ जज हैं वो शपथ दिलाएंगे। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो वो 8 है। आपको पता होगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 है। समान दंड विधि के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त नहीं हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा ई। देखिए, अनुच्छेद 22 में यह प्रावधान है कि समान दंड विधि के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के अधिकार जानने की विधि व्यवसायी से परामर्श का, गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किए जाने का तथा गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने का अधिकार प्राप्त होता है।
मतलब गिरफ्तारी के अधिकार जानने का मतलब जो समान दंड विधि के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है जो पूछ रहा है। तो ये तो अधिकार प्राप्त है कि हाँ ये पूछा, अगर आपको कोई पुलिस गिरफ्तार करने आता है तो पूछिएगा ना कि हाँ भाई आप हमको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरा, विधि व्यवसायों से परामर्श करना। चलिए ठीक है कि गिरफ्तारी करने आ गए, मैंने कोई दुष्कर्म किया जिसकी वजह से आप मुझे अरेस्ट करने आए हैं, तो मुझे एक वकील को दीजिएगा ना ताकि मैं उसे कानूनी सलाह ले सकूँ। तो ये दोनों ही सही है। तीसरा, गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किए जाने का। ये भी बात सही है कि आप 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। और अगर गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के पास लेकर भी जाना होगा। किस अनुच्छेद के तहत कारखानों, खानों तथा किसी जोखिमपूर्ण कार्य में बालकों का निषेध किया गया है। कहाँ पे बालकों का निषेध किया गया है, ये वाला आर्टिकल पूछ रहा है। तो ये अनुच्छेद 24 में वहाँ बाल शोषण का मतलब अनुच्छेद 24 में यह प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष की कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजन का निषेध किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था, तो कम आयु के बालकों के स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा करना तथा शोषण से बचाना, मतलब शोषण का अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत कारखानों, खानों तथा किसी जोखिमपूर्ण कार्य में बालकों का नियोजन निषेध किया गया है, तो अनुच्छेद 24। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश का विलय किया गया है। एक केंद्र शासित प्रदेश है तो उसका विलय किसी मैंने कौन से यूटी का, यूनियन टेरिटरी का विलय किया गया है, तो ये किया गया है दादर नगर हवेली। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश का विलय किया गया है, तो दादर नगर हवेली। निम्नलिखित में से कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है। तो देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ माने शरीर आपको मजिस्ट्रेट के सामने आपको मतलब मजिस्ट्रेट के सामने आपको हाजिरी देना होगा, दिलवाना होगा। मैंने कहने का मतलब कि जो आपको गिरफ्तार करके ले जाएंगे पुलिस अधिकारी, तो उनको 24 घंटे के अंदर आपको शरीर मतलब शरीर का हर एक हिस्सा आपको लेके जाके आपको जज साहब के सामने मैंने मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित कराना होगा। परमादेश, बी कमांड ये भी सही है। प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड ये तो गलत है, प्रतिषेध वाला गलत है। अगर अगला देखिए, अधिकार परीक्षा, बाई व्हाट अथॉरिटी माने किस अधिकार से आप पद का ग्रहण कर लिए हैं, तो यही अधिकार परीक्षा। तो इसका आंसर सी गलत हो जाएगा, बाकी ए बी सही, डी सही है दोस्तों। ए देख लीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, परमादेश का मतलब हो गया बी कमांड, अधिकार परीक्षा का मतलब हो गया बाई व्हाट अथॉरिटी। वर्तमान संसद भवन का ढांचा किस प्राचीन मंदिर से मिलता है, तो ये मिलता है 64 योगिनी मंदिर से। वर्तमान में जो संसद भवन का ढांचा है किस प्राचीन मंदिर से मिलता है, तो 64 योगिन मंदिर से मिलता है। योगिनी मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। ये जो योगिनी मंदिर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। 64 योगिनी मंदिर 101 खंभों पर और संसद भवन 144 मजबूत स्तंभ पर टिका है। पूछ सकता है कि संसद जो हमारा है वो कितने स्तंभ पे, पिलर पे टिका हुआ है, तो आप बताएंगे 144 पिलर पे टिका हुआ है। वहीं जो योगिनी मंदिर है वो 101 पिलर पे है। दोनों ही गोलाकार संरचना की है। योगिनी मंदिर में 64 कक्ष हैं तथा संसद भवन में 340 कक्ष हैं। वहाँ पे कितना कक्ष का मतलब रूम, 64 कक्ष हैं, यहाँ पे 340 कक्ष हैं। मैं वर्तमान पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ। जिस तरह मंदिर के बीच एक विशाल कक्ष है उसमें बड़ा शिव मंदिर है, उसी तरह संसद भवन के बीच एक विशाल हॉल है। ठीक है। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का प्रावधान है, तो वो है भाग 4 के क में। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का प्रावधान है, तो भाग 4 क में। आप लोग को पता होगा कि जब संविधान में मौलिक अधिकार जोड़ा जा रहा था तो 10 ही मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन अगर अभी वर्तमान की बात करें तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और ये जो जोड़ा गया था 10 मौलिक कर्तव्य, वो अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया है, 51 के क में। और 42वां जब संशोधन हो रहा था 1976 का, उस वक्त जोड़ा गया है। तो आइए देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों को
की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो ये की गई है अनुच्छेद 43A। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो ये अनुच्छेद 43A। दिल्ली और पांडिचेरी संघ शासित राज्यों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो 70वें 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। दिल्ली और पांडिचेरी संघ शासित राज्यों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो 70। किस अनुच्छेद के तहत उपबंध किया गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद का पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है? तो ये पात्र है अनुच्छेद 57 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत उपबंध किया गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है? अनुच्छेद 57 के तहत। इनमें से कौन सा सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में तो भाग लेते हैं लेकिन निर्वाचन में नहीं? तो ये हैं संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। इनमें से कौन से सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में तो भाग लेते हैं लेकिन निर्वाचन में नहीं? संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो ये प्राप्त है अनुच्छेद 72 के तहत। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 72। इनमें से कौन से राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम दिनों के लिए था? सबसे कम दिनों के लिए कौन से राष्ट्रपति का कार्यकाल था दोस्तों? तो वो था डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनमें से कौन से राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम दिनों का था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबी अवधि तक के राष्ट्रपति बने थे। वो 1950 से लेके 62 ईस्वी तक बने हुए थे। 1950 से 62 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर जाकिर हुसैन कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि के 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किए। 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किए। 11 दिन तक, 1 वर्ष और 11 दिन। देखते हैं अब अगला सवाल। इनमें से कौन से उपराष्ट्रपति कभी उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए? तब वो थे ई ऑप्शन। कौन कौन थे जरा देखिए। गोपाल स्वरूप पाठक, बी.डी. जती, मोहम्मद हिदायतुल्ला, भैरों सिंह शेखावत, हामिद अंसारी ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो कभी भी राष्ट्रपति नहीं चुने गए। कौन कौन थे? ध्यान से सुनिएगा। गोपाल स्वरूप पाठक, बी.डी. जती, मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये भी थे। मोहम्मद हिदायतुल्ला, भैरों सिंह शेखावत, हामिद अंसारी और हामिद अंसारी ऐसे थे। इनके अलावा 2 और नाम याद रख लीजिए। गोपाल स्वरूप पाठक और बी.डी. जती। तो गोपाल स्वरूप पाठक, बी.डी. जती, मोहम्मद हिदायतुल्ला, भैरों सिंह शेखावत, हामिद अंसारी, ये सब उपराष्ट्रपति थे जो कि कभी भी राष्ट्रपति के पद पे नहीं चुने गए थे। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री को पदावधि कितने वर्षों का होता है? तो ये भी ऑप्शन इसका ई ही हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पदावधि कितने वर्षों तक होता है? तो ऑप्शन ई। आपको 75 का 2 आर्टिकल इसके संदर्भ में आपको याद रखना होगा। प्रधानमंत्री से रिलेटेड 75 का 2 आर्टिकल। इसमें कहा गया है कि मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होते हैं। माने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे होते हैं। जब मन करे, जब चाहे तो मतलब मंत्री पद से हटा सकते हैं राष्ट्रपति महोदय। यही उपबंध प्रधानमंत्री पर भी लागू होगा क्योंकि ये भी तो मंत्रिपरिषद के अल्टीमेटली सदस्य ही हैं ना। अतः सैद्धांतिक रूप से अगर मैंने थियोरेटिकली बात किया जाए तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करता है, किंतु व्यावहारिक रूप से वह तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त हो। विश्वास जब तक प्राप्त रहेगा तब तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, लेकिन राष्ट्रपति कभी भी हटा सकते हैं अगर वो चाहें तो।
थियोरेटिकली तो ये बात सही है कि हटा सकते हैं, उनके ही उन्हीं के प्रसाद पर्यंत पे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा तो होता नहीं है। प्रैक्टिकली तो उल्टा ही हो जाता है। भारत में अभी तक कुल कितने प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो अब तक कुल 7 उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था तथा 7वें उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे। लाल कृष्ण माने LK आडवाणी भी उप प्रधानमंत्री बने थे लास्ट टाइम। अब सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। टोटल 7 बार हमारे देश में उप प्रधानमंत्री वाइस प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? अनुच्छेद 88 के तहत अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी को यह अधिकार प्राप्त है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं होता, इसलिए मतदान नहीं कर सकता है। 22 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाएं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दोस्तों नहीं हटा सकता। न्यायाधीश के लिए भी इम्पीचमेंट मोशन जैसा मतलब व्यवस्था किया गया है, संसद के द्वारा ही हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है। अध्यादेश तो राष्ट्रपति महोदय जारी कर सकते हैं, आपातकालीन की घोषणा भी कर सकते हैं, क्षमादान भी कर ही सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल, 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय विधायिका का प्रावधान संविधान के किस भाग में निहित है? तो ये निहित है भाग 5 में। संविधान विधायिका का प्रावधान संविधान के किस भाग में निहित है? तो भाग 5 में। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित है? तो वो 84 सीटें आरक्षित है। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कुल कितने सीट आरक्षित है? तो 84। इनमें से किस प्रस्ताव को पारित हो जाने के बाद सरकार को त्याग देना पड़ता है? तो वो क्या है? वो कटौती प्रस्ताव। इनमें से किस प्रस्ताव को पारित हो जाने के बाद सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है? तो कटौती प्रस्ताव। बजट की मांगों में कटौती हेतु रखे गए प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। लोकसभा में कटौती प्रस्ताव पारित होने का मतलब होता है सरकार के प्रति अविश्वास। अतः लोकसभा में कटौती प्रस्ताव पास हो जाने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 312 में। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 312 में है। वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? तो अभी जो हैं वो अधीर रंजन चौधरी हैं। वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? तो अधीर रंजन चौधरी। 8 जून 2014 से 15 फरवरी 2021 तक गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे, जबकि 16 फरवरी 2021 से मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया तथा लोकसभा में वर्तमान विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि देखिए, राज्यसभा के विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे होना चाहिए और अधीर रंजन चौधरी लोकसभा के होना चाहिए। देखते हैं फिर से क्या कह रहा है कि 16 फरवरी 2021 से मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया। सही तो है, मल्लिकार्जुन खड़गे। और अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया। अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में, तो यहाँ ऑप्शन में आप सुधार कर लेंगे। लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी को और राज्यसभा का विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, तो आप भुलाइएगा नहीं। राज्यसभा का गठन कब किया गया था? तो राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया था। 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। काउंसिल ऑफ स्टेट नाम से राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन, जिसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई
1952 को, 13 मई कब हुआ था? 1952 को, जिसके सभापति उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 23 अगस्त 1954 को सभापति ने घोषित किया कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स को अब राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। घोषित कब हुआ था? 23 अगस्त 1954 को घोषित कर दिया गया कि अब राज्यसभा जाना जाएगा। इनमें से किस राज्य में सबसे कम राज्यसभा के सीटों का आवंटन है? तो उसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि देखिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन इस प्रकार है। बिहार में दोस्तों आपको पता होगा कि 16 सीट है, और पश्चिम बंगाल में आप लोग को पता होगा कि यहाँ भी 16 सीट है। महाराष्ट्र की बात करें तो 19, और तमिलनाडु की बात करें तो 18। यहाँ कर रहा है कि इनमें से, माने ये जो 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से सबसे कम राज्यसभा का सीट कहाँ है? तो आपको देख रहे हैं कि बिहार और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों की संख्या समान है, इसलिए आंसर इसका ई हो जाएगा। कोई साधारण विधेयक अगर विधानसभा द्वारा पारित किया जाता है तो कितने अवधि तक विधान परिषद में पड़े रहने पर विधानसभा उसे पुनः पारित कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 3 महीना। कोई साधारण विधेयक अगर विधानसभा द्वारा पारित किया जाता है तो कितने अवधि तक विधान परिषद में पड़े रहने पर विधानसभा उसे पुनः पारित कर सकता है? तो 3 महीना। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि किसने स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन को। अब देखिए 32 नंबर। इनमें से किस समिति ने पंचायती राज के संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने की सिफारिश की थी? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए एल.एम. सिंघवी जो कि 1986 में आया था, ये समिति कब आया था? 1986 में सिंघवी। तथा पी.के. थुगन समिति, पी.के. थुगन समिति ये आया था 1988 में, ये 1988 में आया था, ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने की सिफारिश की। तो कौन सा दो गो आपको याद रखना है समिति? एक एल.एम. सिंघवी जो कि 1986 में आया था, और एक पी.के. थुगन समिति जो कि 1988 में आया था। ये दोनों ही समिति जो है पंचायती राज के संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश किया था। अगर आप यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो वो हो जाएंगे 6 माह के अंदर। पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो 6 माह के अंदर। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी शिल्पीकार किसे कहा जाता है? तो बी.आर. मेहता को। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी कि शिल्पीकार किसे कहा जाता है? तो बी.आर. मेहता को। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने कह रहा है, तो पी.के. थुगन, देखिए किससे मिलान होगा? पी.के. थुगन किससे मिलान होगा? एक बार थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और अब आप मिला के देखिए। ये कह रहा है कि पी.के. थुगन किससे मिलेंगे? तो ये मिल जाएंगे 1988 में। ऊपर में बताया था कि पी.के. थुगन समिति 1988 में, और एल.एम. सिंघवी समिति का कब आया था? 1986 में। ये तो ऊपर में ही बताया था। तो देखिए एल.एम. सिंघवी को तो 1986 में मिला दीजिएगा, पी.के. थुगन को 1988 में। अब आ गया अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति को कब मिलाइएगा? तो देखिए अशोक मेहता से 1977 में मिलेंगे, 1977 में। और बच गए बी.आर. मेहता, तो जो कि 1957 में। बी.आर. मेहता को 1957, एक बार फिर से देख लीजिए। पी.के. थुगन समिति जो देख रहे हैं वो मिलेंगे 1988। अशोक मेहता समिति जो देख रहे हैं वो मिलेंगे 1977। बी.आर. मेहता देख रहे हैं 1957। एल.एम. सिंघवी 1986। तो इतना तो आपको पता चल ही गया होगा, अब सही सुमिलित पता चल गया। अब हम लोग देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। फोर्थ वर्ल्ड से क्या आशय है? चौथी दुनिया फोर्थ वर्ल्ड से क्या आशय है? तो इसका आशय है कि जो देश पेट्रोल के बढ़ते मूल्यों के कारण आर्थिक संकट में आ जाते हैं उसी को फोर्थ वर्ल्ड कहते हैं। जहां पेट्रोल निर्यात करने वाले देशों द्वारा कीमतें बढ़ाने के कारण आर्थिक संकट में पड़ जाते हैं, इनमें अधिकतर तृतीय विश्व के अर्ध विकसित या विकासशील देश शामिल हैं। यह देश आर्थिक संकट के कारण अपने विदेशी ऋण चुकाने में असमर्थ होते हैं। भारत इनमें से एक है।
चलिए, भारत भारत कौन सा देश है जहाँ इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया जाता है? भारत कौन सा देश है जिन्होंने इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया है? तो ये दिया है 22वां स्थान है। भारत कौन सा देश है, कौन से नंबर का देश है जिन्होंने इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया है? तो 22वां। स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, इस तरीके से बहुत सारे देश हैं जहाँ पे कि इच्छा मृत्यु का अधिकार है। इसमें अमेरिका के 7 और ऑस्ट्रेलिया के 1 राज्य में भी यह कानून है। भारत 22वां देश बना है जहाँ इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया गया है। तो हमारे देश में इच्छा मृत्यु का अधिकार लगता मिल गया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 2010 को। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुआ था? 2010 को। इनमें से किस राज्यों के बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है कि 12 वर्ष से कम आयु के बच्चियों से दुष्कर्म के दोषी को मृत्यु दंड के देने के कठोर प्रावधान वाले आपराधिक कानून विधेयक 2018 को संसद में मंजूरी मिल गई है। वर्तमान में राजस्थान, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश राज्य में इन दुष्कर्म के मामले में मृत्यु दंड का प्रावधान है। कहाँ कहाँ? राजस्थान, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर की राजभाषा में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? तो इसका भी ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर राजभाषा अधिनियम 2020 का संबंध जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के शासकीय परियोजनाओं हेतु उपयोग की जाने वाली राजभाषा के उपबंध से है। इस अधिनियम के अंतर्गत कश्मीरी, हिंदी, उर्दू, डोगरी और अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। किसे किसे दिया गया है? कश्मीरी को भी दिया गया है, उर्दू को भी दिया गया है, और हिंदी को भी दिया गया है, और डोगरी को भी दिया गया है। डोगरी को भी दिया है। और इसके साथ साथ एक भाषा आप और याद रखेंगे, अंग्रेजी। अंग्रेजी को भी दिया गया है दोस्तों। भारत की राजभाषा नहीं है अंग्रेजी, ये ध्यान रखिएगा। 102 संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध है। किससे संबंध है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन 2008 में आया था, 2018 में आया था। 102 संविधान संशोधन अधिनियम 2018 विधेयक था 123वां, और संशोधन अधिनियम कब था? 102 दूसरा का संबंध राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से है। इसी संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब तक भारत में कुल कितने बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है? तो 3 बार। अब तक भारत में कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो 6 वर्षों के लिए की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो 6 वर्षों के लिए। और अगर किंतु मुख्य चुनाव आयुक्त अगर 65 वर्ष हो या अन्य चुनाव आयुक्त को 62 वर्ष हो, तो उनको आयु पूरी कर लेने पर पदमुक्त हो जाते हैं। ऐसे 6 वर्ष के लिए किया गया है, लेकिन अगर उनकी आयु 65 है मुख्य चुनाव को, और अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं 62 हो गए हैं, तब भी उनको रिटायर कर दिया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। संस्थान है और इधर अनुच्छेद है। अनुच्छेद है। तो देखिए, भारत का नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षा यानी कि कैग, कैग किससे मिलेगा? तो ये मिल जाएगा अनुच्छेद 148 से। फिर वित्त आयोग किससे मिल जाएगा? तो ये मिल जाएगा 280 से। प्रशासनिक अधिकरण किससे मिल जाएगा? तो अनुच्छेद 323 के ए से। संघ लोक सेवा आयोग का किससे मिल जाएगा? 315 से। 315 से मिल जाएगा। एक बार फिर से इंस्टीट्यूशन और अनुच्छेद को देख लेंगे। अनुच्छेद को देख लेंगे। ये कह रहा है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा अनुच्छेद 148 में है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 ए में है। संघ लोक सेवा आयोग 315 में है। मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार को किस अधिकार के तहत मूल अधिकार का दर्जा दिया गया था? तो ये दर्जा दिया गया है ऑप्शन ई में। देखिए,
मूल संविधान के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) के 4 तथा 31 के अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे कानूनी अधिकार प्रदान किया गया तथा इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का जोड़ा गया है। ठीक है। आकस्मिक निधि का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का प्रावधान है। वर्तमान में कैग हैं, कौन है CAG वर्तमान में कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान में कैग कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, तो ये है संसद के पास। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किनके पास है, तो उच्च न्यायालयों के पास है, संसद के पास है। किस न्यायाधीश की अध्यक्षता में अयोध्या मंदिर निर्माण का निर्णय लिया गया, तो ये लिया गया श्री रंजन गोगोई के अध्यक्षता में। किस न्यायाधीश की अध्यक्षता में अयोध्या मंदिर निर्माण का निर्णय लिया गया, श्री रंजन गोगोई। देखिए, ये जो मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार 41 दिनों तक 6 अगस्त से 16 अक्टूबर, ये डेट याद रखिएगा, 6 अगस्त से 16 अक्टूबर तक ये बहस चला था, लगातार डेली सुनवाई चला था। और मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अयोध्या मंदिर निर्माण पर फैसला सुनाया। नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है, तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा। नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है, तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तब वो हैं NV रमन्ना। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो NV रमन्ना। राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति से संबंधित सूची जारी करने का अधिकार हेतु पारित संविधान संशोधन विधेयक है, तो वो क्या है दोस्तों, तो वो है 127वां। राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति से संबंधित सूची जारी करने के अधिकार हेतु पारित संविधान संशोधन विधेयक है 127वां। वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं, तो विजय कुमार सिन्हा। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं, विजय कुमार सिन्हा। बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन हैं, तो ये हैं, आपको पता होगा, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हो गए। देश का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश जिसके द्वारा सभी निवासियों और अतिथि आबादी को 100% टीकाकरण लक्ष्य हासिल किया गया है, तो लद्दाख में। देश के प्रथम केंद्र शासित प्रदेश या राज्य जिसके द्वारा सभी निवासियों और अतिथि आबादी का 100% टीकाकरण लक्ष्य हासिल किया गया है, तो लद्दाख। सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई थी, तो ये प्रारंभ 2014 में की गई थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई थी 2014 में। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन हैं, तो ये हैं दोस्तों अन्ना चांडी। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश हैं अन्ना चांडी। वर्तमान बिहार विधानसभा है, वर्तमान बिहार विधानसभा है, तो ये है एक 17वां, मैंने अभी जो विधानसभा का कार्यकाल चल रहा है वो 17वां है। राज्यों के संवैधानिक व्यवस्था के भंग हो जाने पर किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया है, तो ये कौन किया है, एक सेकंड रुक जाइए। तो 60 नंबर का आंसर देखिए क्या है, 60 नंबर का अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था के भंग हो जाने पर किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, अनुच्छेद 356 के तहत। देखते हैं अब 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू किया गया है, तो ये लागू किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू किया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया है, तो किस अनुच्छेद के तहत किया दिया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। पीसा अधिनियम, पीसा एक्ट 1996 का संबंध किससे है, तो ये है ग्राम सभा को सशक्त बनाने से। पीसा एक्ट
प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1966 के तहत ग्राम सभा को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया। इसके तहत अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि के अधिग्रहण से पूर्व और अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्स्थापना से पूर्व ग्राम सभा अथवा उपयुक्त स्तर के पंचायतों से परामर्श किया जाएगा। किस बाद में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है? तो ये कहा गया है गोलकनाथ मामले में। किस बाद में उद्देशिका को संविधान के मूल आत्मा कहा गया? गोलकनाथ मामला। भारत एक गणतंत्र देश है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ दोस्तों, भारत का अध्यक्ष वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होगा। भारत एक गणतंत्र देश है, इसका क्या अर्थ है? भारत का अध्यक्ष वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था के लिए कौन सा एक नया खंड जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 9वां। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था के लिए कौन सा एक नया खंड जोड़ा गया है? तो भाग 9वां। भूमि विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो ये जोड़ी गई है 9वां। भूमि विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 9वां। पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंध पर की जाती है? तो ये की जाती है अनुच्छेद 340 के अनुच्छेद से। पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंध से की जाती है? तो 340 आर्टिकल। अधिकार का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ब्रिटेन में। अधिकार का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो ब्रिटेन में। मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में बनी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तब वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में बनी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राष्ट्रीय वित्त आयोग के रिपोर्ट संसद के पटल पर कौन प्रस्तुत करता है? तो ये प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के पटल पर कौन प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति। न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई है ऑप्शन ई। देखिए, न्यायिक समीक्षा सिद्धांत की उत्पत्ति एवं विकास संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था। ये बात समझ में आ गया। न्यायिक समीक्षा वाक्यांशों का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं हुआ है। विभिन्न अनुच्छेदों के प्रावधान के तहत उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान दी गई है। ये बोल रहा है कि सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में, सिर्फ उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में, उच्चतम न्यायालय एवं सभी अधीनस्थ, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन ये दोनों सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन हो गया ना। अब देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सदस्य चुने जाने हेतु अर्हता का उल्लेख किया गया है? कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 173 में। इनमें से किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सदस्य चुने जाने हेतु अर्हताओं का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 173। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये अनुच्छेद 75 में निहित है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 75 में। समग्र रूप से बजट में निम्नलिखित में से किस तत्व को शामिल नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन ई। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। समग्र रूप से बजट में निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं। 112 को बजट नहीं लिखा गया है, उसके जगह पे क्या लिखा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। देखिए, समग्र रूप से बजट में निम्नलिखित तत्व शामिल किए गए हैं। कौन सा? तो राजस्व और पूंजीगत
प्राप्तियों का आकलन। दूसरा, राजस्व बढ़ाने के अर्थोपाय। तीसरा, व्यय का आकलन। चौथा, किसी घाटे या अधिशेष के कारणों का विवरण। ठीक है, तो ये चारों को किया गया है। तो कौन सा राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का आकलन, राजस्व बढ़ाने के अर्थोपाय माने उपाय उसका कि कैसे राजस्व को बढ़ाया जाए। तीसरा, व्यय का आकलन, किसी घाटे या अधिशेष के कारणों का विवरण। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु निम्न उम्र सीमा कितनी होती है? तो इसका भी ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए, उच्च न्यायालय संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा के लिए निर्धारित नहीं किया गया है। किसी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष तक की आयु तक अपने पद पर बना रहता है, जबकि उच्च न्यायालय में 62 वर्ष तक रह सकता है। तो आप समझ गए हो कि न्यूनतम आयु किसी के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए न्यूनतम आयु नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के गठन एवं भंग करने का प्रस्ताव दिया गया है? तो पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के गठन एवं भंग करने का प्रस्ताव दिया है? तो पश्चिम बंगाल ने और आंध्र प्रदेश ने। निम्नलिखित में से कौन असत्य कथन है? तो असत्य कथन को पहचानने कह रहा है, तो पहचानिए। इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, सभी का सभी जोड़ा सुमेलित है। राष्ट्रीय शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है और पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। एक बार फिर से ये दिवस और देख लेंगे। राष्ट्रीय शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। देखते हैं 79 क्वेश्चन नंबर। 79 क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन निर्वाचन आयोग के कार्यों में शामिल नहीं है? तो इसका भी ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जितने भी सारे चीज़ देख रहे हैं ये सारे के सारे निर्वाचन आयोग के कार्य ही हैं। निर्वाचक नामावली तैयार करेगा, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करेगा, निर्वाचन के समय दलों एवं उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता का निर्धारण करेगा, संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर फैसला भी देगा, मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह भी देगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए लास्ट वाला, संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देगा, निर्वाचन के समय दलों एवं उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता का निर्धारण करेगा, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करेगा और निर्वाचक नामावली तैयार करेगा। ये सारे के सारे इलेक्शन कमीशन के काम हैं। अब हम देखेंगे अगला सवाल। लघु बचत जमाओं तथा भविष्य निधि के रूप में सरकार को प्राप्त होने वाली धनराशि किस निधि में जमा होगी? तो ये जमा होगी सार्वजनिक खाता में। लघु बचत जमाओं तथा भविष्य निधि के रूप में सरकार को प्राप्त होने वाली धनराशि किस निधि में जमा होगी? तो ये जमा होगी सार्वजनिक खाता में। भारत में अभी तक कितनी बार वित्तीय आपात लागू हो चुका है? तो ये अब तक एक बार भी नहीं हुआ है, जिसका अनुच्छेद 360 अगर होगा भी कभी तो ये अनुच्छेद को प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तक सौभाग्य से एक बार भी नहीं लगा है। इनमें से किसे भारतीय बजट का प्रणेता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जेम्स विल्सन को। इनमें से किसे भारतीय बजट का प्रणेता कहा जाता है? जेम्स विल्सन को। किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108। किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108। निम्नलिखित में किसका वेतन संचित निधि पर भारित नहीं है? तो ये भारित नहीं है उपयुक्त में से। देखिए, भारतीय संविधान में संचित निधि का प्रावधान अनुच्छेद 266 के 1 में निहित है। संसद नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, महान्यायवादी एवं प्रधानमंत्री इत्यादि का वेतन संचित निधि पर ही भारित है। आपातकाल में राष्ट्रपति के अतिरिक्त सभी के वेतन में कटौती की जा सकती है। आप समझ गए? तीनों का ही वेतन 266(1) के तहत से। अब हम लोग देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस राज्य का सबसे अधिक बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ है? तो केरल राज्य में। केरल राज्य में दोस्तों बहुत बार
हुआ है, मतलब कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग। केरल में जो है 9 बार हुआ है, और 9 बार, इतना ही बार उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, यूपी में भी 9 बार ही हुआ है, और सबसे कम महाराष्ट्र, मिजोरम, मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, जो कि केवल एक बार हुआ है। कहाँ कहाँ एक बार हुआ है? तो महाराष्ट्र, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। महाराष्ट्र, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, इन चारों जगहों पे, ये अरुणाचल है, आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में मात्र एक बार, और यूपी और केरल में दोस्तों 9 बार हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पहचानने कह रहा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते का प्रावधान नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति के तर्ज पे नहीं, बल्कि राज्यसभा के सभापति होने के नाते उनको मिलता है। तो पहला बात सही है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति का वेतन दिया जाता है। अभी ऊपर में ही एक्सप्लेन किया था, ये सही है। तीसरा, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। कैसे करेगा भाई? जब वो राष्ट्रपति बन गए तो वो राज्यसभा के उपराष्ट्रपति बनेंगे? राज्यसभा के सभापति बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो फिर उपसभापति क्या करेगा? ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होने की वजह से उसे मतदान का अधिकार नहीं होता। ये बिल्कुल सही है, जब आप सदस्य ही नहीं हैं तो मतदान आप करेंगे कैसे? अभी तक कुल कितने व्यक्तियों ने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया है? तो ये आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों। अब तक 17 व्यक्तियों ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है। आप लोग को पता होगा कि वर्तमान में अभी राष्ट्रपति हमारे श्री रामनाथ कोविंद हैं, और पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है? ये बताइए इसका आंसर केटी शाह हो जाएंगे। केटी शाह ने ऐसा कहा था, केटी शाह ने। नीति आयोग के पदाधिकारियों में निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाने वाले पदाधिकारी कौन हैं? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। क्यों? देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति किए जाने वाले पदाधिकारी हैं उपाध्यक्ष, जो कि इस कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। उपाध्यक्ष कौन होता है? कैबिनेट मंत्री ही होता है। सदस्य राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त करे, अंशकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी इत्यादि। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, ये सारे के सारे प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत में पंचायत का चुनाव लड़ने का अधिकार है। पंचायत के चुनाव लड़ने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। पंचायत का चुनाव लड़ने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल इत्यादि संगठन नहीं बन सकते हैं। ऐसा प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 33 में। सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल इत्यादि संगठन नहीं बन सकते, ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 33 में है। अनुच्छेद 12 के तहत न्यायपालिका भी राज्य की परिधि में सम्मिलित है। इसकी पुष्टि किस रीट में किया गया है? तो ये रीट किस रीट में किया गया है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 32 में आपको पता होगा कि 5 रीटों की चर्चा की गई है। उनमें से 2 रीट, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, केवल न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध लागू होती है। इसका अर्थ है कि किसी न किसी रूप में न्यायपालिका भी राज्य की परिधि में शामिल हो ही जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 14 से संबंधित सत्य प्रतीत होते हैं? माने कौन सा 14 आर्टिकल के बारे में सही है? तो इसका आंसर भी ई हो जाएगा। देखिए कैसे, उपयुक्त जितना भी कथन देख रहे हैं 14 से संबंधित हैं, तथा सभी कथन सत्य भी हैं, सब हैं। देखिए, इस अनुच्छेद के पहला ऑप्शन, इस अनुच्छेद के तहत समानता का दबाव सिर्फ राज्य पर डालता है, व्यक्ति पर नहीं। ये बात सही है। यह माने राज ही ना बोलेगा, व्यक्ति को डायरेक्ट थोड़ी ना बोलेगा कि देखो जी बगल वाला को सही से करना। भाई राज को ये निर्देश देना होगा कि सब लोग सही से रहो। यह विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त अधिकार है। बिल्कुल, समानता का अधिकार तो विदेशियों को भी है। इसके तहत प्राप्त विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक समानता है। बिल्कुल, इसके तहत प्राप्त विधियों के समान संरक्षण या सकारात्मक समानता है। बिल्कुल सही। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस देश से भारतीय संविधान में संग्रहित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों
आयरलैंड के संविधान से। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से। सहकारी समिति गठित करने का अधिकार कौन सा अधिकार देता है, तो ये देता है मूल अधिकार। सहकारी समिति गठित करने का अधिकार कौन कौन सा अधिकार देता है, तो मूल अधिकार देता है। गोवा दमन द्वीप को भारत में कब मिलाया गया, तो 1961 ईस्वी में मिलाया गया। गोवा दमन एवं द्वीप को कब मिलाया गया भारत में, तो 1961 ईस्वी में मिलाया गया। अब देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी नए क्षेत्र को भारतीय हिस्से में मिला लिया जाए तो वहाँ के नागरिक की नागरिकता क्या हो जाएगी, तो वो भारत में स्वतः ही मिल जाएगी, आराम से अपने आप मिल जाएगा भारत में। अगर किसी नए क्षेत्र को भारतीय हिस्से में मिला लिया जाता है तो वहाँ के नागरिक की नागरिकता भारत में स्वतः मिल जाएगी। अब वो पूछ रहा है कि कौन सा कथन सुमेलित नहीं पूछ रहा है दोस्तों, तो देखिए इसका ऑप्शन भी ई हो जाएगा, क्योंकि 17 में आपको पता होगा कि अस्पृश्यता का अंत है, 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी एवं निरूद्धता से संरक्षण है, 29 में अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण है और 31 के बी में कुछ अधिनियमों एवं विनियमों की वैधता भी है। 99 अनुच्छेद 286 का संबंध पूछ रहा है, मतलब 1986 में 286 में कौन अनुच्छेद 286 में क्या है, तो संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर से है। 86 नहीं था दोस्तों, 268 आर्टिकल था। 268 आर्टिकल 268 आर्टिकल में क्या कह रहा है कि संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर से है। 100 नंबर, जो व्यक्ति लाभ के पद पर हो तथा वह विदेशी राज्य से मिलने वाले भेंट को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ही स्वीकार कर लिया जाता हो तो संविधान में इसके लिए प्रावधान है। क्या प्रावधान है, तो इसका आंसर ई होगा। देखिए क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 18 का 4, आप अनुच्छेद क्या याद रखेंगे, जो भी अभी बात करेंगे 18 के 4 के तहत बात करेंगे। किसी विदेशी राज्य से मिलने वाले किसी भेंट, उपलब्धि या पद के बारे में प्रावधान बताया गया है। इसके अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत में किसी लाभ या विश्वास के पद पर है, किसी राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 सिर्फ निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं। इसका उल्लंघन दंडनीय नहीं है। अगर आप फिर भी ऐसा करते हैं तो आपको दंड के भागी नहीं बनिएगा, क्योंकि ऐसा निर्देश दिया गया है, ऑर्डर थोड़ी ना दिया गया है। आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। किस बाद में यह घोषित किया गया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, अलंकरण अनुच्छेद 18(1) में उपर्युक्त उपाधि शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। किस बाद में यह घोषित किया गया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, अलंकरण अनुच्छेद 18(1) में प्रयुक्त उपाधि शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। भारत संघ, ये केस हुआ था दोस्तों 1996 में, ठीक ना, सर्वोच्च न्यायालय में हुआ था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि इनमें से किस देश के नीति निर्देशक तत्व का भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, तो आंसर बहुत ही आसान है, आयरलैंड। इनमें से किस देश से नीति निर्देशक तत्व का भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, तो आयरलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर का प्रावधान करता है, तो ये करता है 101वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर का प्रावधान करता है, तो 101वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा दल बदल कानून विरोध में आच्छादित नहीं है, नहीं पूछ रहा है दोस्तों, तो ये कौन नहीं है, तो किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पे दल बदल, ये नहीं होना चाहिए दल बदल कानून में। जबकि एक साथ लघु दल बदलना, संसद में दल के सदस्यों द्वारा सरकार को बचाने या गिराने के लिए मतदान करना, किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल, ये सब आ जाएंगे दल बदल कानून विरोध में। बिहार के बारे में असत्य है, क्या बिहार के बारे में असत्य है दोस्तों, तो प्रथम मुख्यमंत्री क्या श्री कृष्ण सिंह थे, बिल्कुल थे। उप मुख्यमंत्री प्रथम वाले अनुग्रह नारायण सिंह, ये भी सही है। बिहार विधान परिषद में कुल 75 सीट हैं, सही बात है। बिहार विधान परिषद में 12 सीट मनोनीत होते हैं, ये भी सही है। तो सब सही है, तो इसीलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं है। निम्न में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है,
तो उत्प्रेषण। निम्न में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? उत्प्रेषण। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है दोस्तों? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 109 देख लेते हैं। 109 में कह रहा है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो ये प्रदत्त है अनुच्छेद 22 से। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो अनुच्छेद 22 में। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो ये है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? तो ये लोप किया गया है संविधान के 44वां अधिनियम द्वारा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? तो संविधान के 44वें अधिनियम द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो ये किए जा सकते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो ये कौन है? तो अनुच्छेद 21। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 21। निम्नलिखित का क्रम क्या है? निम्नलिखित का क्रम क्या है? तो देखिए इसमें सबसे पहले आप लोग को डेट याद रखना होगा। तो अमेरिका की क्रांति कब हुआ था? तो 1776 में हुआ था दोस्तों। अमेरिका क्रांति कब हुआ? 1776 में। और औद्योगिक क्रांति कब हुआ? तो 18वीं सदी में हुआ। और इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ? तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुआ। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? तो फ्रांसीसी क्रांति 1784 में हुआ। 1784 में। तो सबसे पहले देख रहे होंगे इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुआ, यानी कि आंसर में सबसे पहले 3 होगा। फिर देखिए इसके बाद 1776 में हुआ, यानी कि अमेरिका की क्रांति, और अमेरिका की क्रांति 1 में है। फिर देखिए कौन हुआ इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति 1784 में हुआ नंबर 4 पे। फिर लास्ट में क्या है? 3 1 4 2। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी, 3 1 4 2। तो एक बार फिर से देख लें कि अमेरिका की क्रांति 1776 में हुआ, औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी में हुआ, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुआ, फ्रांसीसी क्रांति 1784 में हुआ। अब हम लोग देखेंगे अगला सवाल। उद्देशिका के तहत संविधान का मूल स्रोत क्या है? उद्देशिका के तहत संविधान का मूल स्रोत क्या है? देख लेते हैं मूल स्रोत क्या है। तो भारत की जनता है। उद्देशिका का आरंभ हम भारत के लोग शब्द से होती है, जिसका तात्पर्य ही होता है संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता से है। 116 नंबर। आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत की वर्तमान स्थिति क्या है? तो निरस्त। आईटी एक्ट की धारा 66A की वर्तमान स्थिति क्या है? तो निरस्त कर दिया गया है। तो मार्च 2015 से ही 66A निरस्त है, लेकिन अभी भी इसके तहत केस दर्ज किए जाते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इससे संबंधित सरकार से सवाल भी किए हैं कि जब कानून निरस्त है तो किस आधार पर 66A के तहत केस दर्ज किए जा रहे हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो MK स्टालिन है। स्टालिन। इनमें से कौन कैग का कार्य नहीं है? तो इनमें से कैग का कार्य कौन नहीं है? तो ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए
कैग द्वारा किया जाता है। जितना भी आपको दिख रहे हैं, ऋण की जांच, व्यापार और विनिर्माण के लाभ हानि की गणना, स्टॉक लेखाओं व प्राप्तियों का लेख परीक्षण, तुलन पत्रों, अनुषंगी लेखाओं का परीक्षण, सब कैग का काम है। प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष होती है। प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होती है प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल। बिहार के किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। देखते हैं अब 122 नंबर क्वेश्चन। 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिला परिषद के सदस्य निर्वाचित होने के लिए उम्र सीमा का निर्धारण किया गया है। तो ये किया गया है 21 वर्ष। जिला परिषद के सदस्य निर्वाचित होने के लिए उम्र सीमा का निर्धारण किया है 21 वर्ष। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 338 के तहत। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो 338 के तहत। मुख्य चुनाव आयुक्त की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा कितने वर्ष की होती है? तो 65 वर्ष की। मुख्य सूचना आयुक्त की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा कितने वर्ष की होती है? तो 65 वर्ष की आयु। संघ लोक सेवा आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 11। संघ लोक सेवा आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 11। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो ये होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो ये किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि पीपुल्स बार ग्रुप नामक आतंकी संगठन स्थित है। कहाँ स्थित है? तो पीपुल्स बार नामक संगठन कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। इस संगठन का स्थापना 22 अप्रैल 1980 को किया गया था। 22 अप्रैल 1980 को किया गया था। 1980 को किया गया था। आंध्र प्रदेश में पीपुल्स बार ग्रुप है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। गौ कैबिनेट किस राज्य में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मध्य प्रदेश में। गौ कैबिनेट किस राज्य में बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश में। जो प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण होता है उसे किस प्रकार का प्रस्ताव कहा जाता है? तो मूल प्रस्ताव कहा जाता है। मूल प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव होता है जो अपने आप में पूर्ण होता है। इसे इस प्रकार तैयार किया जाता है कि उससे सदन के फैसले की अभिव्यक्ति हो सके। अधोलिखित प्रस्ताव मूल प्रस्ताव है। जैसे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा राज्यसभा के उपाध्यक्ष को निर्वाचित करने या हटाने के लिए प्रस्ताव। वरीयता क्रम में इनमें से कौन शीर्ष पर है? तो लोकसभा अध्यक्ष शीर्ष पर है। वरीयता क्रम में सबसे ऊपर राष्ट्रपति होता है, उसके नीचे उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर उप प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। साइन डाई शब्द का अर्थ क्या है? साइन डाई का अर्थ क्या है दोस्तों? तो बिना तिथि बताए ही संसदीय सदन को स्थगित कर देना। बिना तिथि बताए ही संसदीय सदन को स्थगित कर देना साइन डाई है। लोकसभा में विघटन के पश्चात लंबित विधेयक। लोकसभा के विघटन के पश्चात लंबी विधेयक का ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? देखिए, कथन ए और डी सत्य है। माने लोकसभा में लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाता है। लोकसभा में लंबित अन्य सभी कार्य तथा प्रस्ताव, संकल्प, संशोधन, अनुदान की अनुपूरक मांगों आदि समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 107 के अनुसार लोकसभा का विघटन के पश्चात ये सब कार्य होता है। अब देखेंगे 136 नंबर क्वेश्चन। 136 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 136 नंबर कह रहा है
कि इनमें से किस राष्ट्रपति की मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। इनमें से किस राष्ट्रपति की मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। तो इनमें से कोई नहीं। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। फखरुद्दीन अली अहमद उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। देश के किस रेलवे स्टेशन के ऊपर 5 सितारा होटल यानी 5 स्टार होटल बनाया गया है। तो गांधीनगर। देश के किस रेलवे स्टेशन के ऊपर 5 स्टार होटल बनाया गया है। तो गांधीनगर। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का अधिकार है 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट 32 आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है। संघीय प्रणाली के सरकार व्यवस्था की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। तो ये नहीं है ई। देखिए, भारत का संविधान सरकार की संघीय प्रणाली की व्यवस्था करता है। इसका महत्वपूर्ण विशेषताओं में द्विस्तर सरकार, सरकारी का विभाजन, लिखित संविधान, द्विस्तर संविधान की सर्वोच्चता, द्विसदनीय व्यवस्था और संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, इस सारे के सारे सही हैं दोस्तों। 140 नंबर। इनमें से किसे हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र का भविष्य पल कहा गया है। तो उद्देशिका। इनमें से किसे हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र का भविष्य कहा गया है। उद्देशिका। इनमें से किस अधिकार में संसद द्वारा संशोधन के पश्चात उस पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो कानूनी अधिकार। इनमें से किस अधिकार में संसद द्वारा संशोधन के पश्चात उस पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। कानूनी अधिकार। किस घटनाक्रम के दौरान मूल अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वित्तीय आपातकाल के दौरान और राष्ट्रपति शासन के दौरान मूल अधिकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखते हैं 143 नंबर। 12वीं अनुसूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है। तो ये शामिल किया गया है 18 विषयों को। 12वीं अनुसूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है। तो 18 विषयों का शामिल किया गया। ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें कुल 18 विषय शामिल किया गया है। इनमें से किसे भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। तो H.K. माहेश्वरी। इनमें से किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। तो H.K. माहेश्वरी। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। तो 1917 का एक्ट। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। तो 1917 का एक्ट। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ये की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधानिक सभा द्वारा। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 दिसंबर 1949 को 11वां अधिवेशन में इस संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। ये कैसे होता है। तो भारत के संविधान से। राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है भारत के संविधान से। संविधान संशोधन जो सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर ई। देखिए, 102 एनसीबीसी का संवैधानिक दर्जा है। 103 ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण से है। 104 एससी एसटी आरक्षण की समय सीमा बढ़ाने से है। 105 में राज्यों को पिछड़ा वर्ग का निर्धारण का अधिकार है। वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार मंत्रियों की कुल संख्या कितनी है। तो 6 है। वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार मंत्रियों की कुल संख्या वर्तमान में कितना है। तो 6 है। वर्तमान में कितना है। तो 6 है। देखिए, इस तरीके से 150 क्वेश्चन नंबर तक खत्म हो गया। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो अब जल्द ही मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेता हूँ, और आप लोग अपना चरित्र इस प्रकार बनाएं कि महिलाएं आपके होने से सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।